Hello everyone, and today's topic is A Truly Beautiful Mind, and this chapter is based on the life history of Albert Einstein. Albert Einstein was born on March 14, 1879 in Germany city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seems much too large. एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे कब आता है? मार्च 14, 1879 में, एंड उनका बर्थ कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था. एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस है, उस टाइम पर पता नहीं चला था, बट उनकी मदर ऑन द कॉन्ट्ररी मीन्स ऑन द ऑपोजिट साइड, पर उनकी मदर को क्या लगता था? एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फ्रीक है. So let's go with the meaning of freak. Freak, a word used disapproving to talk about a person who is unusual and does not behave, look or think like others. हम इसको फ्रीक को इजी लैंग्वेज में बोले तो हम इसमें इंसेन बोल सकते हैं, पागल बोल सकते हैं, बेकार बोल सकते हैं. तो उनकी मदर को एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या लगते थे? बेकार लगते थे. क्यों लगते थे? टू हर हिज हेड सीम्स मच टू लार्ज. उनको ऐसा लगता था इनका सर बड़ा एबनॉर्मली बहुत बड़ा है. एट द एज ऑफ 2.5, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. पहले तो जब 2.5 years के थे उन्होंने कुछ नहीं बोला. जब उन्होंने बोलना सीखा तो हर एक चीज़ 2 बार बोलते थे. Utter means to pronounce or to sound something. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. सो आइंस्टाइन थोड़े डिफरेंट होने की वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता था क्या करना है, और बाकी बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे. क्यों कहते थे? बिकॉज उनके पास कुछ क्रिएटिविटी नहीं थी, बाकी बच्चों के साथ वो खेलते भी नहीं थे. सो द यंगेस्ट प्लेयर बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. सो ज़्यादा टाइम वो किसके साथ स्पेंड करते थे? खुद के साथ खेलने में ही करते थे. He especially loved mechanical toys. Looking at her newborn sister Maja, he said to have said, "Fine, but where are her wheels?" So ज़्यादातर टाइम आइंस्टाइन अपने साथ खेलने में स्पेंड करते थे, और उनके जो फेवरेट टॉयज़ थे वो थे मैकेनिकल टॉयज़. जब उन्होंने पहली बार अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर माजा को देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि इसके व्हील्स कहाँ पर, इसके पहिए कहाँ पर हैं. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he'll never make a success at anything. Einstein began to learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to do. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. सो आइंस्टाइन के हेडमास्टर ने उनके फादर को बता दिया था कि आइंस्टाइन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो मर्जी चुने, बट वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो. एंड जब आइंस्टाइन 6 years के हुए थे तब उन्होंने वायलिन बजाना सीखा था बिकॉज उनकी मदर चाहती थी. एंड ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट. एमेचर मीन्स हम जब कुछ भी अपनी मर्जी के साथ, अपने शौक के साथ करते हैं. Let's go with the meaning of amateur. Doing something for personal enjoyment rather than profession. So कोई ऐसा काम करना, कुछ भी सीखना, कुछ भी करना जो हमें अपने पर्सनली पसंद हो, इंस्टीड वो हमारा कोई काम हो. सो थोड़ी देर के बाद, सीखने के बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बन गए? एमेचर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. और वो पूरी उम्र उन्होंने अपने शौक के साथ वायलिन ज़रूर प्ले किया. But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Albert Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated his school's regimentation and often clashes with his teachers, and at the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बैड प्यूपल नहीं थे. अब यहाँ प्यूपल लर्नर को बोलते हैं, प्यूपल सीखने वाले को बोलते हैं, स्टूडेंट को बोलते हैं. तो वो बूढ़े स्टूडेंट नहीं थे. एंड वो मुनीच कब चले गए थे? जब वो 15 months के थे, और हर एक सब्जेक्ट में उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स पाए. बट उनको क्या बुरा लगता था? अपने स्कूल का रेजिमेंटेशन. अब रेजिमेंटेशन क्या होता है? ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम. उनके स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था, और इसी वजह से उनकी अपने टीचर्स के साथ में क्लैश रहती थी.
हम आर्ग्यूमेंट बोल देते हैं, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट रहता था। जब वो 15 ईयर्स के हो गए थे तब उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि वो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते थे। The previous year, Einstein's parents had moved to Milan and left their son with relatives. So, कुछ साल पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट्स मिलान चले गए और एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर ठहरा दिया। After prolonged season, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. तो उनका हमेशा मन था कि वो स्विट्ज़रलैंड जाके पढ़े और वहाँ उन्हें एडमिशन मिल भी गई। और उन्होंने क्या कंपेयर किया है कि जो मुनीच है वो ज़्यादा लिबरल है एज़ कम्पेयर जो स्विट्ज़रलैंड है वो ज़्यादा लिबरल है एज़ कम्पेयर टू मुनीच। लिबरल मीन्स फ्रीडम वहाँ पर ज़्यादा है, ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो अब स्विट्ज़रलैंड वो क्या करने गए थे? मैथमेटिक्स की पढ़ाई आगे करने गए थे। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at university in Zurich. But science was not the only thing that appealed to dashing young man with his walrus mustache. Walrus means very long. तो ये तो हम सबको ही पता है, आइंस्टाइन गिफ्टेड थे। गिफ्टेड मीन्स उनको गॉड गिफ्ट था, वो मैथमेटिक्स बहुत जल्दी और बहुत ईजिली सॉल्व कर लेते थे और वो फिज़िक्स में भी इंटरेस्टेड थे। जब उन्होंने अपना स्कूल फिनिश कर दिया, स्कूल उन्होंने क्लियर कर लिया, पास आउट कर लिया, तो वो कहाँ चले गए? ज्यूरिक में अपनी आगे की पढ़ाई करने गए। यहाँ पर राइटर ये कहना चाहते हैं कि आइंस्टाइन सिर्फ साइंस में नहीं इंटरेस्टेड थे बट वो और भी किसी चीज़ में इंटरेस्टेड थे। वॉलरस मीन्स वेरी बिग। मूविंग टू अनदर पेज, he was also felt a special interest in a fellow student, Meliva, whom he found to be a clever creature. अब उन्हें और कौन अच्छा लगता था? उनकी साथ में जो पढ़ने वाली स्टूडेंट थी मेलीवा। और मेलेवा आइंस्टाइन को क्या कहती थी? क्लेवर क्रीचर। क्रीचर मीन्स एनी लिविंग बीइंग। This young Serb had come to Switzerland because the University of Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. तो ये लेडी मेलीवा स्विट्ज़रलैंड क्यों आई थी? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में जो यूनिवर्सिटी ऑफ ज़्यूरिख है, यही वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो लेडीज़ को, जो विमेन को डिग्रीज देती थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सर्ब वर्ड आया है। सर्ब मीन्स नेटिव ऑफ Sariba. Einstein saw her in an alley against the Philistines. First go with the meaning of alley. Alley means friend or any association. Philistines वो होते हैं जो literary. So let's go with the sentence again. Einstein saw her in an alley against Philistines. तो आइंस्टाइन ने उसे कहाँ देखा था? कहीं कुछ दोस्तों में देखा था जहाँ वो लिटरेचर की बुराई कर रहे थे, जहाँ वो बात कर रहे थे कि लिटरेचर अच्छा नहीं है। Those people in his family and at university with whom he was constantly at odd. So normally इन लोगों की ना, जो लोग लिटरेचर के बारे में बात करते हैं उनके साथ बनती नहीं है। The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words. So very soon both of them fell in love for each other और दोनों ने एक दूसरे को लेटर्स लिखनी शुरू की। Mixing science with tenderness, wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to victorious conclusions. So क्योंकि ये दोनों साइंस बैकग्राउंड के थे तो यहाँ बताया गया कि इनकी जो लेटर्स थी उनमें भी इस तरह लिखा जाता था जैसे कि ये कुछ साइंटिफिक कुछ भी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। तो लेट्स गो विद द वर्डिंग्स ऑफ आइंस्टाइन। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क, यानी कि मैं बहुत खुश होऊंगा जिस दिन हम अपना काम इकट्ठा कर लेंगे ऑन रिलेटिविटी ऑफ विक्टोरियस कंक्लूजन। विक्टोरियस मीन्स जीत। सो यहाँ पे आइंस्टाइन बताना चाहते हैं कि दैट वो उनसे बहुत ज़्यादा अफेक्शनेटेड हैं, वो उनके साथ में काम करना चाहते हैं। सो बेसिक यहाँ ये बताया गया है कि वो एक दूसरे के साथ अफेक्शनेटेड थे। आई गो विद द लाइन अगेन, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट वेरी वेल। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ ब्रॉट आवर वर्क ऑन relativity to a victorious conclusion. So victorious conclusion means कि जब हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, हमारी विक्ट्री हो जाएगी, जीत हो जाएगी।
In 19s, at the age of 21, Albert Einstein was university graduate and unemployed. 21 years की एज में उनकी ग्रेजुएशन तो हो गई थी, बट वो क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे. He worked as a teacher assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in a patent office in Bern. So 1902 में उनको जॉब मिल गई. कहाँ? पेटेंट ऑफिस में. While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. जहाँ वो लोगों पे काम कर रहा था, बट सीक्रेटली वो क्या कर रहा था, अपने आइडियाज़ को वर्क ऑन कर रहा था, उन पे काम कर रहा था. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical फिज़िक्स. सो जिस जहाँ वो काम कर रहे थे वहाँ उन्होंने अपने ड्रॉअर में कुछ इंपॉर्टेंट अपनी राइटिंग्स रखी हुई थी, अपने आइडियाज़ थे, उनकी अपनी थेरीज थी. उस डेस्क के ड्रॉअर को वो क्या कहते थे? थ्योरेटिकल फिज़िक्स, द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स. One of the famous paper of 1901 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance was not absolute. So एक बहुत ज़्यादा फेमस थेरी है आइंस्टाइन की 1905 की, नाम है उसका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें बताया गया है कि अगर एक टाइम पर आप दोनों क्लॉक्स को सेम स्पीड, सेम पेस, सेम टाइम पर चलाते हो, तो अगर हम 1 घंटे के बाद उन क्लॉक्स को दोनों को देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस होगा, आगे पीछे होंगी. ठीक है. सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. उसमें क्या बताया गया कि टाइम और डिस्टेंस सेम नहीं होते हैं. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. अगर हम दोनों घड़ियों को 1 घंटे पे सेट कर देते हैं, 1 घंटे के बाद में दोनों क्लॉक्स अगर हम देखते हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी होगी ही, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा ही. If one of them has been moving very fast relative to the other, दोनों में से कोई एक आगे होगी. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy, that is E is equals to mc raised to power 2. In this mathematical equation, E stands for energy, m for mass, c for the speed of the light in a vacuum. तो E इसमें क्या है? एनर्जी, m mass and c is the speed of light in a vacuum. So यहाँ पर एक राइटिंग है एल्बर्ट आइंस्टाइन की. इट इज़ अ वेरी मॉकरी थिंग, बड़े मजाक वाली है. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems to be 2 hours. यहाँ पे आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं? अगर आप किसी लड़की के साथ 2 घंटे स्पेंड करते हैं तो ऐसा लगेगा कि 2 मिनट हुए हैं, और अगर आप किसी गर्म स्टोव पर 2 मिनट बैठते हैं तो तुम्हें ये लगेगा कि 2 घंटे हो गए हैं. Let's go on point 10th now. His private life was unraveling. Unraveling means disturbing, खराब हो रही थी. Einstein had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. आइंस्टाइन की अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी जब वो एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे फिज़िक्स की. वो चाहते थे मिलीवा के साथ मैरिज करना, बट उनकी मदर उस चीज़ के अगेंस्ट थी. इसके 2 कारण थे. फर्स्ट, मिलीवा आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, और दूसरा, आइंस्टाइन की मदर को मिलीवा की इंटेलिजेंस से बड़ी प्रॉब्लम थी. The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. सो फाइनली अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड मिलीवा ने मैरिज की थी 1903 में, और उन दोनों के 2 बच्चे हुए थे. बोथ वर बॉयज़. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फ्लैटर्स मीन्स ख़राब हो गई. 2 साल के बाद उन दोनों का डिवोर्स हो गया. मिलीवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. तो यहाँ पर क्यों उन दोनों की मैरिज ब्रेक हुई? क्योंकि मिलीवा अपना इंटेलेक्चुअल
एम्बिशन भूल रही थी। इंटेलेक्चुअल एम्बिशन मीन्स जो वो लोग सोच रहे थे, इंटेलेक्चुअल मीन्स रिलेटेड टू समथिंग ब्रेन, इंटेलिजेंस। सो अपनी वो इंटेलिजेंट एम्बिशंस को वो छोड़ रही थी और वो क्या बन रही थी, एक अनहैप्पी हाउसवाइफ। After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Eliza the same year. बहुत साल दोनों लड़ते रहे और 1919 में उन दोनों का डिवोर्स हो गया। एट लास्ट आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से मैरिज कर ली। Einstein new personal chapter coincided with his rise to world fame. Coincided means march, चलना। आइंस्टाइन का नया पर्सनल चैप्टर कब स्टार्ट हुआ, जब उसे एक वर्ल्ड में रिकग्नाइजेशन मिली। कब मिली? इन 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity. So 1950 में आइंस्टाइन ने अपनी एक नई राइटिंग पब्लिश की, अपनी एक नई थ्योरी पब्लिश की, दैट वाज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और वो किस चीज़ पे थी? ग्रेविटी पे थी। An eclipse of sun in 1919 brought proof that it was accurate. अब 1919 में वो प्रूव हो गई कि वो बिल्कुल सही थी। Eclipse means ग्रहण। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed that his work as a scientific revolution. So ये आइंस्टाइन ने पहले ही बता दिया था कि अगर किसी फिक्स स्टार में से लाइट आएगी तो वो वहाँ से टर्न हो जाएगी सन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He shared his honors and invitations from all the world and lauded by press. So Einstein Nobel Prize कब मिला? 1921 में। When the Nazi came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to United States. 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism and now they were afraid the Nazi could build and use an atomic bomb. अब नाजी की पावर कब आई थी जर्मनी में? 1933 में आई थी और उस टाइम पर आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए थे। वहाँ जाने के 5 साल के बाद बर्लिन ने न्यूक्लियर फिजन बना लिया था, डिस्कवर कर लिया था और इस वजह से यूएस से बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फेसिज्म। अब फेसिज्म नाजिज्म को कहते हैं। Just as Einstein had, and now they were afraid the Nazi could build and use an atomic bomb. क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन कर लिया था, अब सबको ये डर था कि कहीं नाजी अब एटॉमिक बॉम्ब बनाए और कहीं बनाकर कहीं यूज़ ना कर दे। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939 in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territories. His word did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities Hiroshima and Nagasaki in August 1945. तो जब एल्बर्ट आइंस्टाइन को पता चला कि ऐसे नाजीज शायद एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं या उन्होंने बना लिया है, मे बी वो कहीं यूज़ भी कर सकते हैं, तो एक कलीग के कहने पर उन्होंने प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को एक लेटर लिखी जहाँ पर उन्होंने बताया कि इस बॉम्ब का अगर आप किसी पोर्ट पे इसे यूज़ करेंगे तो ये पूरा का पूरा पोर्ट उड़ा देगा, ख़त्म कर देगा और उसके साथ में जितनी भी उसकी आसपास की लैंड है उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके जो वर्ड्स थे वो कहीं ख़राब नहीं गए, बट किसी ने मानने तो क्या थे, अमेरिका ने सुनना तो क्या था। अमेरिका ने अपनी लड़ाई नाजी से बंद तो क्या करनी थी, उन्होंने अपना ही एक एटॉमिक बॉम्ब बना लिया और फिर उन्होंने हिरोशिमा एंड नागासाकी जो जापानीज सिटीज़ हैं वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। कब किया था ड्रॉप बॉम्ब? यूएसए ने जापान पे 1945 को ही हमारी वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश हुई थी।
Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United States. अब जो यूनाइटेड स्टेट्स ने किया जापान पे बॉम्ब ड्रॉप करके, उस चीज़ ने आइंस्टाइन को इमोशनली बहुत ही ज़्यादा हिला दिया था, शैटर कर दिया था। और उस चीज़ का आंसर मांगने के लिए आइंस्टाइन ने एक ऑफिशियल लेटर लिखी, मिसिव मीन्स ऑफिशियल लेटर लिखी, किसे, रोज वेलेट को। बट इस चीज़ का रोज वेलेट पर कोई असर ही नहीं पड़ा। Unlike to the Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics. इस इंसिडेंस के बाद में कुछ सालों के बाद आइंस्टाइन और भी ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. Agitating means कुछ फीलिंग दिखाना, एक्साइटमेंट या वरी दोनों। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कैंपेन शुरू कर दिए पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए। ये उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी के साथ में लोगों को बताया कि शांति से रहिए, एंड ही वाज आल्सो द लवर ऑफ पीस एंड डेमोक्रेसी। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as the visionary and world citizen as much as the scientific genius. तो जब आइंस्टाइन की 1955 में 76 ईयर्स की एज पर डेथ हो गई थी, तब उन्हें एक एम्बलम दिया गया, एक हम बोल सकते एक टैग दिया गया वर्ल्ड सिटीज़न का, और उन्हें पूरी दुनिया में एक बहुत ज़्यादा अच्छी लेबल देकर सहारा गया, और उन्हें जीनियस साइंटिस्ट तो माना ही जाता था। So students, that's all for today's lecture. I hope